गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट करेंगे पहले लेक्चर में कैपेसिटेंस के हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होती है, इसके यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या होता है। स्फेरिकल कंडक्टर कोई होगा तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी, ये हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कितने तरह के कैपेसिटर होते हैं, पर्पस क्या है कैपेसिटर बनाने का, और यूजेस क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके टाइप कैपेसिटर 3 तरह के थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, और स्फेरिकल कैपेसिटर था, और सिलिंड्रिकल। तो पैरेलल शुरू किया था हमने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाँ क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है। जब उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, सिर्फ हवा है उसके अंदर, तो उसमें कितनी कैपेसिटेंस होती है। तो वो कैपेसिटेंस हमने निकाली थी, वो आई थी कैपेसिटेंस C=ε0A/d आई थी। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये पता चला था कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होगी, शीट का एरिया कितना है, कैपेसिटर की जो शीट लगाई गई हैं उनका एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन पे, उसका बेस कितना है और कैपेसिटर का एरिया कितना हो, इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा कि जो मीडियम है बीच का, उसकी परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। मीडियम की परमिटिविटी मतलब फील्ड को कितना इफेक्ट करती है, वो जो हम मटेरियल बीच में डाल रहे हैं, मीडियम डाल रहे हैं, वो कैपेसिटर की जो बीच में फील्ड बनती है +2- उसके ऊपर क्या इफेक्ट करती है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करती है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक तो डिपेंड करती है कि उसकी जो एरिया और डिस्टेंस प्लेटों के बीच, और दूसरा डिपेंड करती है परमिटिविटी के बीच में, मीडियम की परमिटिविटी कि फील्ड को कितना इफेक्ट करेगा मटेरियल, उस पर डिपेंड करती है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को हमारी कोशिश है हमारा कैपेसिटर अच्छा होगा अगर वो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा, वो ज़्यादा एनर्जी हमें दे, स्टोर ज़्यादा करे और ज़्यादा दे। तो ऐसा करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें मटेरियल मीडियम डालते हैं कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के बीच में। ठीक है, अब कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि फील्ड कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q/V। V बढ़ेगा, चार्ज देंगे, अगर वोल्टेज बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा इसमें कैपेसिटर का, तो C कम होगा, और V कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो वोल्ट पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इसके बीच फील्ड और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर फील्ड डिस्टेंस तो कम ज़्यादा फील्ड पे डिपेंड करेगा, तो फील्ड कैसी होगी, फील्ड मटेरियल पर कैसे इफेक्ट करती है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मीडियम तो मटेरियल जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, कंडक्टर और इंसुलेटर। मटेरियल मीडियम आर ऑफ 2 टाइप, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, अब जो कंडक्टर है आपको पता है उसका क्या, कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें बड़े ज़्यादा, जिसमें क्या होता है चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है, जिनके अंदर चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है। इसमें बड़े फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं एटॉमिक शेल में, और थोड़ी सी भी अगर फोर्स लग जाए तो सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और चार्ज इजली चला जाता है, सारी मेटल्स हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर ऐसे मटीरियल होते हैं जिनमें चार्ज इजली फ्लो नहीं करता है, जिनमें स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होंगे, हम फोर्स लगाते रहेंगे, एटम इलोंगेटेड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल इलोंगेटेड हो सकते हैं, बट निकलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर ही निकलते हैं, बड़ी ज़्यादा एनर्जी देने पर ही। ऐसे को हम इंसुलेटर बोलते हैं, या एक और नाम भी है डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं ऐसे मटीरियल को, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है फील्ड के अंदर। अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम पहले देख रहे हैं मटीरियल कौन से कंडक्टर को रख दें तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसके अंदर फील्ड क्या कर देगा, फील्ड उसके अंदर कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कैसा बिहेवियर होता है कंडक्टर का फील्ड के अंदर जब उसको फील्ड में रखेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है पेपर में। तो पहली प्रॉपर्टी है कि नेट फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होती है। द नेट फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अंदर फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ कैसे करना, हमने प्रूफ कैसे किया, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि हमने एक ये कंडक्टर लिया, ये कोई फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में हमने कोई कंडक्टर लिया, उसको डाल दिया बीच में। ये यूनिफॉर्म फील्ड में हमने कोई कंडक्टर डाला, ठीक है, यहाँ पर। तो जैसे हम फील्ड में डालेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में एक कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं। कौन सी एक्सटर्नल फील्ड कौन सी है, ई नॉट। कहाँ से कहाँ लग रही है, +2 माइनस चार्ज जा रही है ये। ठीक है, इसमें हमने कंडक्टर को रखा। जब कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर है तो जो फील्ड के प्लस चार्ज हैं, जो फील्ड है वो इसके एटमों के इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। कितनी फोर्स लगाएगा, अगर फील्ड ई नॉट है तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स कितनी लगेगी, माइनस चार्ज होता है, माइनस ई नॉट। मतलब फील्ड इधर जा रही है तो प्लस उसको इधर खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉनों पे फील्ड के अपोजिट ये फोर्स जो है फील्ड लगाना शुरू कर देगी। अब इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, एटमों से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। तो नेट इस बी साइड इकट्ठे हो जाते हैं, बी साइड हम माइनस के इकट्ठे हो जाते हैं, और जो प्लस वाले हैं फील्ड की रिपल्शन की वजह से वो कहाँ चले जाते हैं, वो माइनस की ओर साइड चले जाते हैं। ठीक है, तो बी साइड पे माइनस चार्ज आ जाते हैं और ए पर प्लस चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ये उतने ही चार्ज आते हैं जितने, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो चार्ज आने के कारण क्या होता है, इसके अंदर एक और फोर्स पैदा हो जाता है, एक फील्ड लगना शुरू हो जाता है, अपोजिट फील्ड। कंडक्टर के अंदर एक, जहाँ से इस साइड अपोजिट फील्ड लगना शुरू हो जाता है, और अप्लाइड कहाँ से आ रहा होता है, इधर आ रहा होता है। ठीक है, और ये जो फील्ड होता है जो इधर लग रहा होता है और अप्लाई इधर हो रहा होता है, ई नॉट इधर लग रहा होता है, तो इस ये जो इंड्यूस होता है फील्ड बीच में, इसका नाम क्या है, इंड्यूस फील्ड। जो प्रोड्यूस्ड फील्ड, ईपी लिख रहे हैं अपोजिट साइड, इसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल अप्लाइड के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि फोर्स जो बड़ा कम लगाना पड़ता है। ठीक है, बड़ी कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए, खर्च बिल्कुल नहीं होती। तो फील्ड जितना अप्लाई हो रहा होता है अंदर भी उतना क्रिएट होता है, तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो जाता है, अंदर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो प्रूव हो गया। ठीक है, देख लेते हैं, देख लीजिए कि जब कंडक्टर को हम फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों पे अपोजिट फोर्स लगता है फील्ड के। इस फोर्स के कारण साइड बी पे, ठीक है, प्लस वाली साइड माइनस चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और साइड ए वाली साइड प्लस चार्ज हो जाते हैं, तो एक नया फील्ड बीच में बनता है। और ये फील्ड क्या करता है, जो फील्ड जहाँ से अप्लाई हो रहा होगा कंडक्टर में उसको बैलेंस, उसके बराबर होता है तो उसको बैलेंस कर देता है, नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, तो अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर जब भी इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर फील्ड नहीं फ्लो करता, अंदर वाला फील्ड जीरो हो जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ गए। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि अंदर तो फील्ड होता नहीं कंडक्टर के अंदर,
जो फील्ड स्ट्रेंथ लगना शुरू होता है वो बाहर लगना शुरू होता है और परपेंडिकुलर लगता है सरफेस ऑफ कंडक्टर के। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है जब, ठीक है, लगता है। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे किया मैंने, देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर ये माना और माना इसके फील्ड परपेंडिकुलर नहीं लगती है बल्कि थीटा एंगल पे लगती है। कितने एंगल पे, थीटा, जहाँ पर ये थीटा एंगल पे लग रही है ये, ठीक है, सरफेस के साथ। अगर थीटा पे लग रही है, ये तो प्लेन में एक्ट कर रही है, तो दो कंपोनेंट होंगे इसके, तो रिजॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्विंग ई इंटू टू कंपोनेंट। एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, ठीक है। इधर कितना लगेगा, ई कॉस थीटा, और इधर ई साइन थीटा। अब फील्ड सरफेस के लॉन्ग अगर ई कॉस थीटा लग रही है तो सरफेस पे क्या होना, सरफेस के लॉन्ग लग रही है, तो ये जो फील्ड होगी, फील्ड की वैल्यू ई कॉस थीटा, ये चार्ज पे लगेगी तो चार्ज को फोर्स लगाएगी, तो चार्ज चलने चाहिए, तो इसमें करंट चलना चाहिए। बट जब टच करते हैं तो हमें कोई शॉक नहीं लगता, इसमें कोई करंट नहीं होता। जब कोई करंट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा क्या हो गया, ज़ीरो। ई कॉस थीटा ज़ीरो हो गया, तो थीटा क्या होना, ई तो ज़ीरो होगा नहीं, ई तो लग ही रहा है, तो थीटा 90। तो इसका मतलब ई जो थीटा होगा 90 होगा, तो ई क्या होगा, वो सरफेस पे 90 डिग्री होगा। तो फील्ड हमेशा 90 पे लगता है। दूसरा बिहेवियर कंडक्टर का, फील्ड हमेशा उससे 90 पे लगता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि तो जो भी चार्ज हम देंगे, जो भी चार्ज हम देते हैं, वो चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पे रहता है। टोटल चार्ज गिवन टू कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन द इट्स सरफेस, अंदर जीरो होता है। ठीक है, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए गॉस थ्योरम से प्रूव करते हैं, गॉस थ्योरम। ठीक है, ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये है, माना ये कोई कंडक्टर है, इसको कितना चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज दिया है हमने, इसको क्यू चार्ज देते हैं। चार्ज आप दे सकते हैं ग्रोड से टच करके भी दे सकते हैं, हाई पोटेंशियल वाली चीज़ लगा दो तो भी चार्ज चला जाएगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, चार्ज चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये चार्ज हमने क्यू दिया। अब हमने क्या किया, अब गॉस थ्योरम लगाई। ठीक है, फील्ड देखनी कहाँ पर है, फील्ड अंदर जीरो होती है। अगर फील्ड का हमें गॉस थ्योरम लगाएंगे तो फील्ड का पता चल जाए तो क्यू निकाला जा सकता है, समझ गए। तो क्यू चार्ज दिया बाय गॉसेस लॉ, तो ये चार्ज फील्ड बनाएगा, लाइनें बाहर जाएंगे, फ्लक्स बाहर जाएगा, तो गॉसेस लॉ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा क्लोज सरफेस वो इतना होता है। बट अंदर फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होना, तो ई हो गया ज़ीरो, जहाँ पर ई ज़ीरो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ई ज़ीरो हो जाएगा तो क्यू भी ज़ीरो, इसका मतलब अंदर क्यू भी ज़ीरो होगा। तो अंदर चार्ज नहीं रहता, अंदर चार्ज नहीं। ठीक है, अंदर चार्ज है नहीं है, बट फील्ड तो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर नहीं है, तो फिर कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। तो प्रूव हो गया कि चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज ऑन द सरफेस, तो जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहता है। तो इसलिए जब चार्ज देते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती है कंडक्टर की। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिए, समझ गए। आगे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोटेंशियल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इंटायर कंडक्टर में वो कांस्टेंट होता है, अंदर भी और सरफेस पे भी। इंटायर पूरे कंडक्टर में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव कर देंगे इसको। प्रूव करते हैं एक डेफिनेशन से। कौन सी डेफिनेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट से।
करते हैं इसको प्रूव। वी नो कि फील्ड जो होती है माइनस dV/dr होती है, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए E 0 होता है, अंदर फील्ड कितनी होगी, 0, सिंस E इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, अगर 0 होगी अंदर फील्ड 0 है तो भर दो यहाँ पर, तो dV/dr 0 जाना माइनस इधर चला गया 0 हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन इसकी 0, तो b क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की 0 थी, b कांस्टेंट, इसका मतलब b क्या होगा, कांस्टेंट, समझ गए। तो b रहता है कांस्टेंट, ठीक है। तो सरफेस पे और अंदर टेंशन कितना, कांस्टेंट, ये हमें पता चल गया, ठीक है, समझ गए। ये हो गया, प्रूव हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंशन हो सकता है, चार्ज डेंसिटी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पॉइंट पर कंडक्टर के डिफरेंट हो सकती है जब फील्ड पे हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये था बिहेवियर कंडक्टर का फील्ड के अंदर, ठीक है, समझ गए। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 बनती है, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, अंदर 0 होता है, और फील्ड जो लगती है वो परपेंडिकुलर लगती है, इनसाइड 0 होती है। जो हमने कंडक्टर का बिहेवियर देख लिया। अगर कंडक्टर मटेरियल को, या इसको बोलते हैं कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक को, अगर हम डालते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब है नेक्स्ट हमारा कि ये हो गया, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। अभी हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर अगर फील्ड में है कंडक्टर, तो उसके अंदर फील्ड का इफेक्ट भी नहीं होता, और 0 फील्ड होता है, और चार्ज भी उसके अंदर 0 होता है। इसका मतलब किसी चीज़ को अगर हमने बचाना है, सेव करना है फील्ड के इफेक्ट से या चार्ज के इफेक्ट से, तो उसको अगर कंडक्टर के अंदर रख दे तो वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो कंडक्टर क्या करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो कंडक्टर क्या क्रिएट करता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, ऐसा मेथड जो रीजन, सर्टेन रीजन को बचाता है फील्ड के इफेक्ट से और चार्ज के इफेक्ट से, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कौन करता है, कंडक्टर क्रिएट करता है, समझ गए। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन फ्रॉम फील्ड एंड चार्ज इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ये हो गया, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद है एग्जाम्पल कई हैं हमारे डेली लाइफ में। बोला जाता है कि जब बिजली चमक रही हो, जब बादलों की गर्जन हो रही हो, तो ग्राउंड पे चलने के सिवाय कार में बैठना सेफ होता है। क्यों, क्योंकि कार की बॉडी कंडक्टर होती है, तो ये क्रिएट करती है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, तो अगर हम उसके अंदर बैठे होंगे तो चार्ज हमारी बॉडी से नहीं जा सकता, फील्ड और चार्ज हमारी बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या रहेंगे, सेव रहेंगे, ठीक है। इसलिए जब ऐसा हो रहा हो तो कार में बैठना, ठीक है, सेव होता है, समझ गए। आगे है, ये तो था कंडक्टर का। अब देखेंगे कि दूसरा कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का क्या बिहेवियर होता है फील्ड के अंदर। तो पहले देखना पड़ेगा कि इंसुलेटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, कितने तरह की होती हैं, फिर बिहेवियर देखेंगे, फील्ड मैन का बिहेवियर कैसे चीज होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, जो जब उनको हम फील्ड के अंदर डालते हैं तो उनके अपोजिट फेसेस पे अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, तो उनके फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जो फील्ड में डालते हैं। तो ऐसे ऐसे मटेरियल को हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक
या डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और इंसुलेटर बोलते हैं। समझ गए। द नॉन कंडक्टिंग मटीरियल इन विच द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये दो तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो एटम, पोलर एटम या पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। और पोलर मॉलिक्यूल आपको पढ़ चुके हैं। पोलर मॉलिक्यूल जिनके सेंटर पॉजिटिव चार्ज के और सेंटर नेगेटिव चार्ज के जो हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, डजंट कोइंसाइड। जैसे अमोनिया है, वाटर है, ये सारे कौन से हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर कौन से होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनते हैं, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर मिल जाते हैं, साइड की होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये आ गए, जैसे H2 है, O2 है, ये सारे कौन से होंगे? नॉन पोलर, समझ गए। अब देखेंगे कि फील्ड में इनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, तो नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है इनका, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लें, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे तभी समझाना। तो बिहेवियर देखेंगे, हाँ जी। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड में रखेंगे इनको तो क्या होगा। तो देखिए, जब हम नॉन कंडक्टिंग जे फील्ड है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो प्लस चार्ज जहाँ होते हैं माइनस जहाँ आ जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, तो फील्ड इसमें लगता है +2 माइनस, ऐसे फील्ड लगता है इसमें, ठीक है। अब जब हम किसी इंसुलेटिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम फील्ड में अंदर रखते हैं तो क्या होता है, क्या होगा? तो देखिए, जब फील्ड के अंदर हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, कैपेसिटर के बीच में रख दो, वहाँ यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो जब रखेंगे तो क्या होगा? तो हम देखते हैं कि ये जो फील्ड है, अब ये इसके जो मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे, क्योंकि नॉन पोलर है तो वो प्लस और माइनस क्या होंगे? वो कोइंसाइड नहीं किए होंगे, कोइंसाइड किए होंगे। पोलर नॉन पोलर है तो कोइंसाइड करते हैं, प्लस और माइनस एक साथ ही होंगे वहाँ पर, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के। तो फील्ड के फोर्स के कारण क्या होता है? फील्ड के जो प्लस है वो उसको खींचते हैं, माइनस को अपनी तरफ और प्लस को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? तो फील्ड के अलोंग प्लस एक साइड में चले जाते हैं, प्लस और माइनस एक फील्ड के अपोजिट आना शुरू हो जाते हैं। तो सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाते हैं? उसमें चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, और एक साइड पर क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वो डाइपोल जो है वो डाइपोल बन जाते हैं और इलोंगेट हो जाते हैं, थोड़े से इलोंगेट, लंबे हो जाते हैं, इलोंगेट होंगे, ठीक है। और टॉर्क, आपको पता है टॉर्क भी लगता है, फीड के अंदर रखे हुए उन पर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क के कारण वो फीड के लॉन्ग लाइन हो जाते हैं, सारे ऐसे लाइन हो जाएंगे, सारे ऐसे लाइन होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है, फील्ड के लॉन्ग लाइन हो जाते हैं। तो इधर प्लस है तो माइनस खींचा होगा तो माइनस इधर आएंगे, माइनस सारे इकट्ठे इधर हो जाएंगे, ऐसे ही सारे नीचे होंगे, ठीक है, और प्लस इधर आ जाएंगे, ठीक है। टूट नहीं सकते क्योंकि फोर्स क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा, तो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरे प्लस वाले दूसरे के माइनस को खींचेंगे, नेक्स्ट प्लस दूसरे के माइनस को खींचेंगे, ठीक है, ठीक है, और प्लस इधर आ जाएगा,
अब होगा क्या, तो अंदर वाले जो हैं ये लाइन इस ढंग से होते हैं कि अंदर वाला जो है वो जीरो हो जाता है, अंदर का नेट चार्ज जीरो हो जाता है। सिर्फ चार्जेस कहाँ पर क्रिएट होते हैं, सरफेसेस पे ही रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर माइनस इधर आ जाना, प्लस इधर आ जाना, बीच वाले बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर से सुन लो एक बार कि जब हम किसी नॉन पोलर डायरेक्टरी को फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होता है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके सेंटर और पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, इस ढंग से डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाते हैं और टॉर्क के कारण डिस्प्लेस होते हैं तो एटम सारे और मॉलिक्यूल एलोंगेट हो जाते हैं। एलोंगेट होते हैं तो टॉर्क के कारण, फील्ड की टॉर्क के कारण वो एक अलाइन हो जाते हैं, इस ढंग से अलाइन होते हैं। ठीक है, इस ढंग से अलाइन होने पर क्या होता है कि जो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और दूसरी साइड इलेक्ट्रिक पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है और अंदर वाला नेट चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, समझ गए, अंदर न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो अंदर चार्जेस का इफेक्ट जीरो हो जाता है, तो सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज माइनस और प्लस आ जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक पे जो है अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे तो वहाँ पर आपको पता है प्लस से माइनस की ओर फील्ड बनता है। तो जैसे क्रिएट होंगे तो एक फील्ड इसमें डेवलप हो जाता है, डायरेक्टली नॉन पोलर डायरेक्टली में फील्ड लगना शुरू हो जाता है, इसके अपोजिट लगता है। और ये जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इस फील्ड के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि थोड़ी फोर्स जो है वो खर्च होगी होती है चार्जेस को नेगेटिव को इधर लाने में। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो बाहरी फील्ड है वो स्लैब के अंदर ज़्यादा होगा और ये वाला कम, तो ये क्या करेगा, इसकी फील्ड को रिड्यूस कर देता है। नेट फील्ड इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और वो जो नेट फील्ड रिड्यूस होती है वो कितनी होती है, जितनी बाहर लग रही है और माइनस अपोजिट जितनी लगेगी उतनी फील्ड है जो अंदर इसके रिड्यूस होती है, रिड्यूस फील्ड जिसको बोलते हैं, या इंड्यूस फील्ड। ठीक है, समझ गए, तो रिड्यूस फील्ड जो है, ठीक है, कितनी होगी देख लो, दैट रिड्यूस फील्ड विल भी कितनी होते हैं, ई वेक्टर लगाना, मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड ले लो, वेक्टर लगाना, वेक्टर ले लो, क्योंकि आगे जरूरत है मैग्नीट्यूड की पढ़नी तो इसलिए मैग्नीट्यूड ले लो, आपकी मर्जी है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, इतनी कंडक्टर इंसुलेटिंग स्लैब के अंदर इतनी फील्ड जो है अंदर पैदा होती है जब कंडक्टर के फील्ड में रखेंगे उसको, ई नॉट माइनस ई पी होती है। अब ई नॉट पता है हमें क्या होती है, ई नॉट अप्लाइड फील्ड कौन कर रहा है, प्लेट, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, पता है आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल शीट है, तो साइडों में तो फील्ड जीरो होती है, सिर्फ अंदर ही फील्ड होती है, तो अंदर फील्ड कितनी होती है, फील्ड स्ट्रेंथ इतनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थिन शीट है तो इतनी होनी, पढ़ चुके हैं। और स्लैब के अंदर कितनी प्रोड्यूस होनी, मान लेते हैं जो चार्ज डेंसिटी बनती है सरफेस पे वो सिग्मा पी बनती है, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होनी। ठीक है, सो एलसीएम ले लिया तो ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इतनी इंसुलेटर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है, इतनी फील्ड जो है वो रिड्यूस होती है, रिड्यूस फील्ड, वैल्यू फील्ड की इसके अंदर इतनी होती है, नेट फील्ड इतनी बनती है उसके अंदर। ठीक है, याद रखिए। ओके, ये हो गया। अब है नेक्स्ट है, अच्छा ये आपको पता चल गया कि फील्ड वहाँ कम हो जाता है। अब आपको पता है पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल फार्मूला कैपेसिटेंस होती है क्यू अपॉन वी, और पोटेंशियल होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल हम निकालते हैं उसका फार्मूला ये होता है, पोटेंशियल
फीड इनटू डिस्टेंस। तो अगर फीड कम होगा तो पोटेंशियल कम। इसका मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर को कैपेसिटर के बीच में डालेंगे तो वो फील्ड को कम कर देता है। फील्ड कम कर देता है तो पोटेंशियल कम हो जाना। पोटेंशियल कम हो जाना तो कैपेसिटेंस क्या होती है, पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस क्या होगी, वो बढ़ेगी। क्या अपॉन वी होती है ना, तो वी कम तो ये बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ती है। ठीक है, तो अगर नॉन कंडक्टिव स्लैब को वहाँ पर बीच में कैपेसिटर के बीच में रखेंगे तो कैपेसिटेंस उसकी बढ़ेगी। समझ गए, बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाती है, जो हमें पता चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ानी हो तो फिर इसका मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दो उसमें। ठीक है, तो कंडक्टिंग डालेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग पर क्या होगा, फीड और रिड्यूस होगी। वो फीड रिड्यूस कर देगा, फीड रिड्यूस करेगा तो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कौन सी मटेरियल डालनी चाहिए वो आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा आगे है एक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? अभी हमने पढ़ा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को फीड के अंदर रखेंगे, कैपेसिटर के अंदर रखेंगे, तो वो फीड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। तो जो रेशो होता है फील्ड इन एयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा रेशो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई कितनी हो रही है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अपॉन रिड्यूस फील्ड का ये जो रेशो है इसको बोलते हैं हम कि दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, जो रेशो होता है अप्लाइड फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक अपॉन रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए। तो दैट रेशो मतलब इफेक्ट कितना हुआ फील्ड का, उसने कितना इफेक्ट किया, जो इफेक्ट होगा उसको के बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं हम, वहाँ फोर्स के केस में पढ़ा था, तो इतना होगा। ठीक है, और हम आपको पता है रेड्यूस अप्लाइड से कम होगी तो हमेशा वैल्यू एक से ज़्यादा होगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है। एक ये डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है। अभी मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक को अगर डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, निकाल लेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेशो होता है कैपेसिटेंस, रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस without dielectric, ratio of capacitance of capacitor with dielectric to the capacitance of capacitor without dielectric, जो रेशोस को भी हम के बोलते हैं। ठीक है, आगे आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब देखो आपने कैपेसिटर, हमें पता चल चुका कि मटेरियल का क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे। जब कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो जो वैल्यू चेंज होगी उस चेंज को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम भी यही तो है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो चेंज वैल्यू आ जाएगी कि चेंज कितनी हुई, उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी डेफिनेशन, द इंक्रीज और द चेंज इन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटली कैपेसिटर में हमने अलग अलग मटेरियल को डाल और निकाली हमने। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है सभी की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कौन सी, वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट कितनी होती है 1.00 चलती रहती है, इतनी होती है। यूनिट क्या होंगे, 9 यूनिट। ठीक है, डिमेंशन भी नहीं होते इसके। एयर की 1.0006 इतनी होती है हवा की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माइक का कितनी होती है 6 से 7 होती है। ठीक है, वाटर की 81 होती है, सबसे ज़्यादा वाटर की होती है। ठीक है, मेटल की सबसे ज़्यादा इनफाइनाइट, मेटल की इनफाइनाइट होती है। ठीक है, समझिए, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
आगे फिर इसकी बात करेंगे बाद में। अब है नेक्स्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसमें मैंने अभी बताया आपको, हमने पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा, देखिए कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम फीड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, प्लस माइनस ऐसे हो जाते हैं, प्लस माइनसों को खींचता है, माइनस इधर आ जाते हैं, और बट ये टूटता नहीं है, लैंग्वेडेटेड हो जाता है, टूटता नहीं है, क्योंकि इसका फोर्स क्या होता है, कम। बट अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएं, इसके पोटेंशियल को अगर हम बढ़ा दें, कैपेसिटर के पोटेंशियल को, तो फील्ड भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। फोर्स तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉल फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ प्लस रहेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एटम क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन बोलते हैं इसको, कि ऐसा पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी फील्ड जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और प्लस साइड में प्लस अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस पर प्लस आ जाते हैं एटमों पे, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ठीक है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कब टूटेंगे कब नहीं, ये डिपेंड करेगा अप्लाइड फील्ड पे। तो वो मैक्सिमम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक पर अप्लाई हो सकती है बिना उसकी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुए जो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, उस फील्ड को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which can be applied to dielectric without its breakdown, that is called dielectric strength, ठीक है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, अगर देखो डाइलेक्ट्रिक अगर की स्ट्रेंथ, अगर फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो वो आयनाइज हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक आयनाइज हो जाएगी, माइनस एक साइड चलेंगे, प्लस एक साइड हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएगी, वो क्या टाइम आयनाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज लीक आउट होना शुरू हो जाएगा, चार्ज लीक आउट होगा, ठीक है, समझ गए। तो उससे ज़्यादा उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता, उससे ज़्यादा चार्ज वो स्टोर भी नहीं कर सकता, ठीक है, समझ गए, जहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, फार्मूला, दैट इज़ क्या फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई ब्रेकिंग भी बोलते हैं, फील्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसका याद रखिए। वोल्ट पर मीटर कि पोटेंशियल फील्ड प्लेट में कितना और अपॉन डिस्टेंस कितनी, प्लेट की डिस्टेंस कितनी, ये, ठीक है। अच्छा, इसके ऐसा यूनिट होते हैं वोल्ट पर मीटर, प्रैक्टिकल मेजरमेंट यूनिट किलो वोल्ट अपॉन मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ये होते हैं डायमेंशन जो होते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं इस पर फोर्स करना, आता नहीं है पेपर में, बट है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू भी निकाली गई, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की मटीरियल की कि कितनी ब्रेकडाउन कब होगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले बताया, इनकी वैल्यू निकालेंगे। रबड़ की इतनी होती है, ठीक है, 2.75, और ये माइका की कितनी होती है, पॉलीथीन की कितनी होती है,
फिर क्वार्ट्स की इतनी होती है जे वैल्यू। अब इसमें ये किया हम समझे गए, यहाँ से एक्सपेरिमेंट निकाली गई है। अगर पानी की बात करूँ मैं, पॉलीथीन की बात करूँ, जो क्वार्ट्स, हाँ इसकी बात करते हैं हम ग्लास की। तो ग्लास में देखिए, ग्लास की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3.78 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0 होती है, नहीं होती, तो ग्लास नहीं डाल सकते। अगर ग्लास डालेंगे, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड तो बड़ा कम रिड्यूस करेगी ये, 3.78 इतना फील्ड रिड्यूस करेगी, बट तब तक ये टूट गई होगी, आयनाइज होगी, तो चार्ज ये भी नहीं स्टोर कर सकती, चार्ज बड़ा कैपेसिटेंस कम भी होनी, ये नहीं यूज़ होता। क्वार्ट्स ग्लास नहीं बीच में यूज़ कर सकते मटीरियल। तो कौन सा ज़्यादातर यूज़ होता है, वैक्यूम। अगर वैक्यूम तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। देखो 1 होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, फैक्टर रिड्यूस कम करती है फील्ड, बट स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होती है, रिड्यूस कम ही करती है। वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता, ये भी नहीं रिड्यूस। एल्यूमिना की देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बड़ी कम, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी बड़ी कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन एकदम से टूट जाएंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होती। ज़्यादातर रबर और पेपर यूज़ होता है, पॉलीथीन यूज़ होती है, पॉलीथीन ये यूज़ करते हैं, रबर यूज़ करते हैं, यही यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलीथीन, पेपर, माइका, रबर ये ज़्यादातर कैपेसिटर में यूज़ होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी देखनी पड़ती है और स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ती है, ये दोनों देखनी पड़ती हैं कैपेसिटर के बीच जो हम मटेरियल मीडियम बनाएंगे, ठीक है, ताकि कैपेसिटेंस बढ़ सके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है कि पोलराइजेशन क्या होती है, व्हाट इज पोलराइजेशन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जब हम नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक को हम फील्ड में रखेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो डाइपोल बन जाते हैं और इस ढंग से अलाइन होते हैं कि नेट अंदर चार्ज न्यूट्रल हो जाता है और सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं फील्ड पे डालने पर डाइलेक्ट्रिक में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसको बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होगी, पोलराइज्ड होगी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, समझ गए। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ये पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगी, कम कब होगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखने हो लिख लेना, सिर्फ डेरिवेशन इसका देखिए। वी नो, जहाँ देखा गया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, वी नो कि जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फील्ड, कि फील्ड जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा रिड्यूस वैल्यू फील्ड की, अंदर जितनी ज़्यादा प्लस माइनस बनेंगे फील्ड भी उतना ज़्यादा बनेगा। तो हमेशा याद रखिए कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिड्यूस वैल्यू ऑफ फील्ड। तो रिड्यूस वैल्यू ऑफ फील्ड का ये भी एक फार्मूला होता है, एप्सिलॉन ई भी होता है, ठीक है, एप्सिलॉन ई, समझ गए। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन ई कांस्टेंट आएगा, जाई को ऐसे लिखते हैं, जाई ई आता है, जाई को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है, निकाल लो, पी अपॉन एप्सिलॉन ई, मतलब पोलराइजेशन पर यूनिट, पोलराइजेशन पर यूनिट रिड्यूस वैल्यू, ठीक है, कि पर यूनिट वैल्यू फील्ड रिड्यूस होने पर जो पोलराइजेशन होगी, दैट पोलराइजेशन इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, समझ गए। जहाँ तक डेफिनेशन नहीं लिखनी नहीं आती पेपर में, आगे डायमेंशन वैसे यूनिट खुद ही लिख लेना। आगे है इन फील्ड, ये जो ससेप्टिबिलिटी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन निकालना हो तो आपको पता है क्या करते हैं हम,
दो तरीके होते हैं, एक चीज़ एक साइड बना लो, दूसरी साइड दूसरी रिलेशन आ जाता है। तो जहाँ पर हम रिड्यूस वैल्यू का फार्मूला लेके चलेंगे और उससे एक साइड डायरेक्टली कांस्टेंट बनाएंगे, दूसरी साइड जाई रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वी नो रिड्यूस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है वो होती है अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड कंडक्टर के अंदर, ई डायरेक्टरी के अंदर ई नॉट माइनस ई पी होती है। ठीक है, अब हमें पता है के बनाना है एक साइड, तो के होता है ई नॉट अपॉन ई, तो ई नॉट चाहिए तो ई नॉट एक साइड कर दिया, इसको उधर ले गए, प्लस हो गया ई नॉट। अब ई चाहिए तो ई क्या किया, ई से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो जे बन गया। ठीक है, अब ई पी की वैल्यू पता है हमें, सिग्मा पी ये होती है। ठीक है, और ये क्या होता है जाई। ठीक है, तो जाई जहाँ बना दिया मैंने, इसकी वैल्यू कर दी तो जाई बन गया। ये रिलेशन होता है के इक्वल टू 1 प्लस जाई। ससेप्टेबिलिटी दे रखी होती है, के पूछता तो ये फार्मूला आपका लगना। ठीक है, ये भी हो गया आपका, समझ गए इसको, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब है नेक्स्ट, जहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, ओके, ये पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।